मैं बस आपसे ये जानना चाहता था कि फूड इन्फ्लेशन इस समय 39 महीनों में हाईएस्ट है। जी। जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रहा था आज से कोविड के समय में, तो हमने उसको कंट्रोल किया। जी। अब पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है जी। और हमारे देश में ऊपर हो रहा है, और वो भी फूड इन्फ्लेशन, जिससे कि आम आदमी प्रभावित होता है। क्या ये टेम्परेरी फेज है या ये ऐसा ही रहेगा? मैं दोबारा कहती हूँ, हमारे ही देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज हम हर महीने दिलवाते हैं। हमारे ही देश में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये हम लोग दिलवाते हैं। मात्र हमारे ही देश में 5 लाख रुपए की मुफ्त चिकित्सा की सुविधा हमारे ही देश में उपलब्ध है 50 करोड़ नागरिकों के लिए। हमारे ही देश में मात्र 6,000 रुपये गर्भवती महिला को मिल रहे हैं ताकि स्तनपान तक की अवस्था में उसको पैसा मिले उसके खाते में। हमारे ही देश में 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को घर बनाकर दिया गया है। हमारे ही देश में उन 3 करोड़ में से 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं जो अब घर की मालिक हैं। हमारे ही देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। हमारे ही देश में वैक्सीन जो है 220 करोड़ मुफ्त में उपलब्ध कराई गई हैं। और हमारे ही देश में टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। तो जब आप इतनी सारी सुविधाएं ट्रेजरी से दे रहे हैं, तब आपकी अपेक्षा ये भी है कि जो आगे से आपके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रभाव आ रहा है, जब सप्लाई चेन बहुत सारे विषयों में चोक्ड है, तो आप अपने बजट को, अपने तंत्र को कैसे बैलेंस करें, बल्कि साथ में वो 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन चलता रहे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम, और आपने मुझसे कहा था कि क्या मैं आक्रोशित हो जाती हूँ एक व्यक्ति विशेष के बारे में, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर हम मात्र उस व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे तो राष्ट्र से संबंधित जो ठोस विषय हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो पाएगी। अभी तक जो अलायंस की आप चर्चा कर रहे हैं, उस अलायंस की तरफ से क्या प्रस्ताव है आगे के लिए? फॉर इंस्टेंस, कांग्रेस पार्टी कहती है न्याय। अगर आप 2019 का उनका मैनिफेस्टो देखें तो 2019 के उनके मैनिफेस्टो में लिखा है 5 करोड़ गरीबों को पैसा देंगे, 72,000 रुपये, ठीक, सालाना। नरेंद्र मोदी अभी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का संरक्षण चिकित्सा में दे रहे हैं। एक घर बनता है तो 1,20,000 से ज़्यादा पैसा उस गरीब तक पहुंच रहा है। एक शौचालय बनता है तो 12,000 रुपये उस गरीब को दिया जाता है। एक, अगर आप 6,000 रुपये किसान का, 6,000 रुपये महिला का, ये पूरा टोटल देखें सुधीर जी, तो लगभग 6,60,000 रुपये वर्सेस उनका 72,000 रुपये। अब स्मृति जी, क्योंकि हमारा टाइम समाप्त हो रहा है, तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतनी अच्छी योजनाएं आपने शुरू की, सब बहुत अच्छी बात है, उसके बाद भी आप फिर कर्नाटक में हार क्यों जाते हैं? उसके बाद भी फिर आप पंजाब में हार क्यों जाते हैं? उसके बाद भी आप विधानसभा चुनावों में इतना स्ट्रगल जो कर रहे हैं, तो ये जो लाभार्थी हैं, ये उस समय आपको क्यों वोट नहीं दे रहे हैं, और क्या इसे लेकर आप लोकसभा चुनाव के लिए भी चिंतित होंगे? 2 अलग अलग सवाल हैं, मुख्तलिफ, क्योंकि एक स्टेट पॉलिटिक्स से संबंधित है, एक राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सब कुछ मुफ्त कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट मिले। लेकिन आज वही प्रदेश देश के वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन गया है कि अब वही कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कह रही है कि अगर मुझे मुफ्त देना है तो मैं पूरे प्रदेश में कुछ भी विकास का काम नहीं कर सकता। ये उनका अपना बयान है। तो जनता सामने से देख रही है कि आपने वादा तो कर दिया, लेकिन उस वादे की पूर्ति के लिए आपको अपने पूरे प्रदेश का बजट देना पड़ेगा। आप विकास का कोई काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है सुधीर जी कि 2024 का चुनाव, मुद्दों पर मैं इसलिए कह रही हूँ, प्रदेश के चुनाव में प्रदेश के कार्यकर्ता, प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या सामाजिक चुनौती है, उस पर निश्चित रूप से होगा। हम कई चुनाव जीते, कई हारे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2024 का जब आप चुनाव कहते हैं, 24 के चुनाव की 2 अहम चीज़ें हैं। एक, नेता कौन? तो अगर आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाना है,
लुक एट द कैंपेन। उनका कैंपेन है हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमें मोदी को हटाना है। हमारा कैंपेन है कि हमें मोदी को जिताना है क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। वो फर्क है। तो नेता कौन, वो बता दें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि हमारा नेता कौन है। तो क्या उस अलायंस के मध्य में इस प्रकार की कोई भी शिरकत होगी या घोषणा होगी कि नेता कौन, जनता के सामने बताओ तो। एक। दूसरा, पॉलिसी के आधार पर क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज के मध्य में मुख्तलिफ सोच, अलग सोच राष्ट्र के प्रति हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से हम धारा 370 वापस ले आएंगे। ऐसे कितने लोग हैं उस अलायंस में जो कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं है? क्या उस पर चर्चा हुई है? तो कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज स्पष्टता से उस अलायंस की ओर से कोई भी ठोस विचार या विषय नहीं आए। वो कहते हैं हम आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। मिलो जब भी, ये तो बताओ नेता कौन, ये तो बताओ सामूहिक मुद्दा क्या, ये तो बताओ राष्ट्रीय लक्ष्य क्या। नहीं, इससे पहले देखिए, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता था जब कोई नेता नहीं होता था और गठबंधन की सरकारें बन जाती थी। हाँ जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश दोबारा उस दौर में जा सकता है जब गठबंधन की सरकार आ जाए और सरकार जब बनने की स्थिति आती है तो नेता चुन लिया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि देश ने 2 बार एक स्थिर सरकार देखी है जिसके पास पूर्ण बहुमत, 14 और 19। देश उस असंगठित राजनीतिक व्यक्तित्व में फिर फंसना नहीं चाहेगा जहां पर अलायंस में खुद इस बात की श्योरिटी ना हो कि नेता कौन। क्या देश उनको एक श्योरिटी की दृष्टि से देख सकता है? फर्क यह है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, मोदी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। तो आज की जो मैंने वोटर को जितना समझा है, देखा अपनी 23 साल की राजनीति में, उनकी एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। हमारे देश के वोटर की सबसे बेहतर जो एक प्रक्रिया है या अहमियत है, वो हर स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे को समझता है। आज आपका चैनल जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा रहा है, आपके न्यूज़ और व्यूज़ का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। लोगों के कई तीखे प्रहार होते हैं, लेकिन लोगों का एक मत है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे तो सामने से नेता की परफॉर्मेंस दिख गई है। तो आपको क्या लग रहा है, 203, 303, 323, 353, इसमें से क्या फिगर आपको बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए दिखाई देती है? मैं इतना ही कहूंगी कि आप मुझसे अगर गारंटी मांग रहे हैं तो मैं 2 गारंटीज दे सकती हूँ एक कार्यकर्ता के नाते। एक गारंटी तो अभी तक मोदी जी ही देते थे, अब आप दूसरी मैं हैं कार्यकर्ता जो के गारंटी नाते दे रही दे हैं। सकती हूँ। दो गारंटीज देती हूँ। पहली गारंटी 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी, और दूसरी गारंटी कि 2024 में पुनः मोदी जी के बाद उनके नेतृत्व में विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक हिंदुस्तान। ये कार्यकर्ता के नाते मैं बोल सकती हूँ। मोदी जी दोबारा कहते हैं मैं आ रहा हूं, आप भी दोबारा आएंगी? मैं ऑडियंस के लिए दोबारा कहती हूँ कि मैं सुधीर चौधरी जी के सम्मुख पहली बार आज से 95 हाँ, थोड़ा और ज़्यादा मैं जूनियर थी तब। अगर पूछते मुझसे कि आज एक मंच पे बैठ के सुधीर चौधरी जी के साथ क्या आप वाद विवाद ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, मैं कहूँगी अरे तो वक्त क्या करवट अब तो आप हमसे भी बदलेगा। आगे निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं। और ये मैं इसीलिए बड़ी विनम्रता से इससे सहमत नहीं हूँ। मैं सेवक की भूमिका में हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, देश में जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनकी अमेठी की प्रतिनिधि और उनकी सेवक की भूमिका में बैठी हूँ। मुझे इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं एक नेशनल एडिटर से मेरी औकात ज़्यादा है जस्ट बिकॉज आई एम अ कैबिनेट मिनिस्टर। मुझे वो गलतफहमी नहीं है। मुझे बस इतना कहना है कि आज 47 ईयर्स की एज में मेरे लिए 9 साल सतत
देश की कैबिनेट में रहकर अपने राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए जो मौका मिला है, एक नागरिक के नाते वो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि 140 करोड़ के देश में मुझे, एक सामान्य परिवार की औरत को, ये मौका मिला है। आगे किसको क्या मौका मिलेगा वो मेरी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। राइट हियर, राइट नाउ, इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू सर्व माई कंट्री। थैंक यू स्मृति जी, आपने इतना समय निकाला। और आपको सवाल थोड़े से चुभ जाते हैं, बातें चुभ जाती हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आगे आप थोड़ा और ज़्यादा अपनी सहन शक्ति बढ़ाएंगी। बढ़ाती जाऊंगे निश्चित रूप से। लाइफ इज़ अबाउट लर्निंग। थैंक यू। Life is about learning, but Sudhirji, what I have learned is this, and I'm saying this with all sense of humility before me. It takes a lot. बहुत मुश्किल होता है सामान्य औरतों को यहाँ तक पहुँचना। तो जो आप शब्दों की चुभन कहते हैं ना, वो हमारे पूरे जीवन चक्र का एक हिस्सा हो जाता है। हमारे देश में कई लड़कियों को ये बतलाया जाता है कि जब तुम सत्ता के किसी एक मुकाम पर पहुंचोगे, या जब तुम्हारे पास शोहरत होगी या बैंक में पैसा होगा, तो देख लेना कोई बेइज्जती नहीं करेगा। वो गलतफहमी टूटनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे शब्दों का चयन होता है तो कहीं ना कहीं उस औरत के अंदर वो जो लड़की ये सब सह चुकी है ना, वो अंगार बन के फूटती है।